हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने भारतीय भूगोल का टॉपिक लेकर के आया हूं वह है भारत के प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाहों में मैं भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं और जो लगभग लगभग 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं, उनमें 200 बंदरगाहों में से जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में मैं आज आपको बखूबी अध्ययन कराऊंगा। लेकिन अध्ययन कराने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, अब इसी चैनल पर मैं ज्योग्राफी के साथ साथ आपके सारे विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस भी पढ़ाऊंगा। के साथ साथ करंट अफेयर की मैं ऑडियो वाली जो क्लास होती है उसको भी लेता हूं और आगे भी लूंगा। तो दोस्तों, आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से हर वनडे एग्जाम में, आप चाहे किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, हर वनडे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को बखूबी अध्ययन करिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। यदि आप स्किप करते हैं तो आपसे पॉइंट निकल सकता है, तो आप वीडियो को स्किप न करें और हर पॉइंट को बखूबी से अपनी कॉपी में नोट करते चलें, ताकि आपका अच्छा एक नोट्स तैयार हो सके, एग्जाम में आपके टाइम वो काम आए। तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो भारत के जो बंदरगाह हैं, भारत के जो बंदरगाह हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इस समय वर्तमान समय में भारत में लगभग 13 बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे बंदरगाह। जो मैंने रेड कलर से दिखाए यह भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं और जो काले मार्कर से मैंने शो किए हैं ये 200 बंदरगाहों में से कुछ छोटे बंदरगाह हैं जो मैंने आपको इंपोर्टेंट शो किए हैं। हालांकि 200 तो नहीं पूछ जाते, कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनकी इंपोर्टेंस ही है, एग्जाम परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, उसी से वही मैंने मोस्टली लिखाए हुए हैं। तो आइए आप इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब ये होता है कि किसी भी देश का वह तट जहां से सामान, वस्तुएं, पेट्रोलियम या अन्य जो सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका आयात अर्थात निर्यात किया जाता है। चाहे वो देश के अंदर किया जा रहा हो, देश के अंदर मतलब यहां से यहां पर आ रहा हो, और चाहे विदेश में किए, विदेश तक किया जा रहा हो। जैसे भारत का व्यापार बंदरगाहों से जैसे ईरान, जापान, अमेरिका, चीन आदि देशों में किया जाता है। मैं जानता हूं भारत का जो माल ढुलाई का जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो लगभग 70 से 80% बंदरगाहों से ही किया जाता है। अब देखिए, बंदरगाह हमारे भारत में ये बंदरगाह आज से विकसित नहीं है। आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी इतिहास में। जब से हमारी सभ्यता विकसित हुई है भारत की, तब से ये बंदरगाहों की बहुत इंपोर्टेंस ही रही है। जैसे एक बंदरगाह है लोथल जो गुजरात में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का बंदरगाह है। उससे मध्य एशिया के लिए व्यापार होता था। जैसे गुजरात का बंदरगाह है लोथल बंदरगाह, उससे आपका मध्य एशिया के लिए व्यापार होता था। उसके बाद इन्हीं बंदरगाहों से बहुत से बंदरगाह थे चोल काल और सातवाहन काल में। किसमें? चोल काल और सातवाहन काल में बंदरगाहों से व्यापार चरम सीमा पर था। किस पर था? चरम सीमा पर था, चोल काल में और सातवाहन काल में। इतिहास में आप पढ़ेंगे। इसके बाद ब्रिटिश काल में देखेंगे हम तो 1854 जब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, उस समय भारत में जहाज रानी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी जहाज रानी। तो कुछ पॉइंट है ना, आप नोट करते चले। इसमें कुछ फैक्ट भी है और कुछ कंसेप्ट भी है, आप दोनों तरह से नोट करते चले। तो आप लिखिए इसमें सबसे पहले
बंदरगाह का मतलब बताता हूं। बंदरगाह, बंदरगाह कहते किसे हैं? तो आप इसमें लिख सकते हैं किसी देश का वह तट जहां से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, दूसरे आपके कृत्रिम बंदरगाह होते हैं, जो मनुष्य द्वारा तैयार किए गए हैं। बंदरगाह दो तरीके के होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। इन बंदरगाहों में इन बंदरगाहों में छोटे बंदरगाह भी हो सकते हैं और बड़े बंदरगाह भी होते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आप मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठे और साथ साथ नोट जरूर करते जाने का, तभी आपके समझ में आएगा। क्या जब आप एग्जाम देंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपका कितना अच्छा बेहतरीन नोट्स तैयार हो चुका है। तो देखिए, हम भारत की बात करते हैं। भारत में सिंधु घाटी समय से, सिंधु घाटी सभ्यता से, सभ्यता में लोथल बंदरगाह का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। यह गुजरात में था। कहां पर था? गुजरात में था। पूछा जाता है कि लोथल बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में। इसके बाद आप देखेंगे, नोट करते जाइए आप। इसके बाद देखेंगे कि चोल काल, चोल कहां पर थे? चोल, चेर, पांडे और सातवाहन आपके यहां पर थे। ये साउथ में थे, प्रायद्वीप भारत में थे, दक्षिण भारत में। तो आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट, चोल काल तथा सातवाहन काल काल में बंदरगाह द्वारा व्यापार चरम सीमा पर था, और था। नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मुगल काल में, देखिए आप, उसके बाद देखिए मुगल काल में मुगल काल में गुजरात का सूरत बंदरगाह सूरत बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था। थोड़े फैक्ट हैं अपने इतिहास के, हम नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगला फैक्ट है, 1854 में, याद रखिए इसको, ब्रिटिश काल लॉर्ड डलहौजी, कौन था उस समय? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में ब्रिटिश काल में लॉर्ड डलहौजी के समय, जिस समय गवर्नर जनरल था, भारत में जहाज रानी की स्थापना हुई, की स्थापना हुई थी। इतना आपको मतलब क्लियर हो गया होगा
तो फैक्ट लिखा है मैंने, ये आपको एकदम क्लियर हुए होंगे इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं बंदरगाह की शुरुआत से कहानी बताता हूँ, इनकी इम्पोर्टेंस कितनी रही है। आज ही भारत के आप देखेंगे तो लगभग 70 से 80% व्यापार आपका इन्हीं बंदरगाह से ही होता है, चाहे देश में हो या विदेश में। उस पर देखिए, उस पर मित्र देखिए, भारत की जो समुद्र तट सीमा की टोटल लंबाई है, भारत की समुद्र तट सीमा की कुल लंबाई 7,115 किलोमीटर, 7,115 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, 7,615 किलोमीटर। इसमें द्वीप भी सम्मिलित है। द्वीप भी शामिल है। जैसे ये तो आपकी समुद्र वाला जो तटीय सीमा है ही है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, उस पर पोर्ट विलियर बंदरगाह है, इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की पोर्ट विलियर, वहां पर ये पोर्ट विलियर बंदरगाह है। तो भारत की कुल जो समुद्र तटीय सीमा की लंबाई है वो 7,615 किलोमीटर के समथिंग है। यदि हम केवल इसकी बात करें तो लगभग 6100 किलोमीटर है, केवल तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। इसी पर आपके बंदरगाह है, इसी तटीय सीमा पर आपके बंदरगाह है। इसे आप नोट कर लीजिए। तो 7,516 है, 7,516, 7,516 किलोमीटर है टोटल। इसकी कुल सीमा पर, इसकी कुल सीमा पर तो 7,516 किलोमीटर है। इस पर आपके 13 बड़े, इस पर 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह, 200 छोटे बंदरगाह। नोट करिए मित्र। आगे देखिए, अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट है मित्र, बड़े बंदरगाहों में बंदरगाह कितने हैं? बड़े 13। बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में उस टाइम लिख सकते हैं 3 बंदरगाह। कितने? 3 बंदरगाह। बड़े बंदरगाह में सर्वाधिक बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है, जो लगभग 3 बंदरगाह है। कौन कौन से हैं? तूतीकोरी, चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह। कौन कौन से? आप लिख भी सकते हैं, तूतीकोरी, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद एन्नौर बंदरगाह। ये 3 बंदरगाह हैं तो तमिलनाडु राज्य में 13 बड़े बंदरगाह में सबसे ज्यादा इसी में है। इस पर नोट करिए। अगला नोट करिए, मित्र मेरे साथ आप इसी तरीके का एक मैप बना लें और बंदरगाह को इसी तरीके से इंडिकेट कर लें। छोटे बंदरगाहों में
छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक कितने? सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र राज्य में। मित्र फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इन्हें आप नोट कर लीजिए। इन्हें आप नोट कर लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह, दो प्रकार के बताए थे। एक होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह जो होते हैं उनका विकास प्राकृतिक तरीके से हुआ है। और ये बंदरगाह जहां होते हैं वहां का जो जल होता है बहुत शांत होता है, उथल पुथल ज्यादा नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक जो बंदरगाह होते हैं उनका निर्माण, जैसे ये समुद्र तटीय सीमा है तो इनका जो निर्माण इस तरीके से होता है, इस तरीके समुद्र तटीय सीमा होती है, इस तरीके समुद्र तटीय सीमा होने के कारण बंदरगाह विकसित होते हैं। क्योंकि मान के चलिए आपका बंदरगाह यहां पर है, कोई बंदरगाह एक यहां पर है, यहां कोई बंदरगाह है, तो समुद्र की जो लहरें आती हैं वो केवल यहीं तक टकरा के रह जाती है, यहीं तक। वो यहां इस क्षेत्र में कम हलचल पैदा कर पाती है, इसलिए यहां का जो जल होता है वो शांत होता है, जो बंदरगाहों के लिए अनुकूल होता है, उनके लिए लाभदायक होता है। तो प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसी तरह दिखाऊंगा। अब आप इसमें लिखिए सबसे पहला बंदरगाह। इससे पहले एक मिनट मैं आपको बताऊंगा, मैं छोटे बंदरगाह बताता हूं कौन कौन से बंदरगाह किस किस राज्य में है। जैसे मांडवी एक रिवर भी है जो गोवा राज्य में बहती है, और जो मांडवी एक बंदरगाह है वो बंदरगाह आपका गुजरात राज्य में है। मांडवी बंदरगाह, ओखा बंदरगाह पूछा जाता है, ओखा बंदरगाह किस राज्य में है? द्वारका बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह और भावनगर बंदरगाह, ये छोटे बंदरगाह हैं 5, और छोटे बंदरगाह ये 5 हैं। ये मोस्टली आपके गुजरात राज्य में है। इस राज्य में है, गुजरात राज्य में। मांडवी बंदरगाह है वो कच्छ की खाड़ी में है। कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में। मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर और भावनगर, ये जो बंदरगाह है ये आपके गुजरात राज्य में है। और इसके बाद जो रत्नागिरी बंदरगाह है, ये वाला रत्नागिरी बंदरगाह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। इस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में। जैसे छोटे बंदरगाहों में मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर और भावनगर रिफाइनरी भी है जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर की है। अर्थात ये 5 बंदरगाह हैं, मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, ये गुजरात राज्य में है। रत्नागिरी जो बंदरगाह है वह महाराष्ट्र राज्य में है। किसमें है? महाराष्ट्र राज्य में है। इसके बाद कारवार बंदरगाह है, ये कारवार बंदरगाह है। यह बंदरगाह आपका कर्नाटक राज्य में है। इसमें है, कर्नाटक राज्य में है। कारवार बंदरगाह है वो कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद मित्र फिर देखिए एक बार, मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, ये बंदरगाह आपके गुजरात राज्य में है। इसके बाद रत्नागिरी बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद कारवार बंदरगाह है वो कर्नाटक राज्य में है। कैसे? कर्नाटक, कारवार से कर्नाटक राज्य में। इसके बाद आप देखेंगे मित्र काखरगोड़ बंदरगाह, ये कनानूर है, काखरगोड़, कनानूर, कोझिकोड,
कोझिकोड को ही कालीकट कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीकट कहते हैं। वास्को ड गामा जो पुर्तगाली यात्री था, सबसे पहले कहां पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था, मतलब कोझिकोड बंदरगाह पर पहुंचा था। इस पर कोझिकोड बंदरगाह पर पहुंचा था 1498 में, 1498 में। तो कोझिकोड को कालीकट कहते हैं। और उसके बाद किवलोन और एलेप्पी का वर्णन आपको चोल शासनकाल में मिल जाएगा। एलेप्पी जो बंदरगाह है, ये इसका वर्णन आपको चोल शासनकाल में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे काखरगोड, कनानूर, कोझिकोड अर्थात कालीकट, किवलोन, एलेप्पी, ये जो बंदरगाह हैं ये आपके केरल राज्य में है। किसमें मित्र? केरल राज्य में। ये आपके केरल राज्य में है। एक बार फिर देखिए, एलेप्पी, किवलोन, कोझिकोड या कालीकट, कनानूर और काखरगोड ये आपके केरल राज्य में है। कारवार कर्नाटक राज्य में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र राज्य में है। भावनगर, पोरबंदर, द्वारका, ओखा और मांडवी ये आपके गुजरात राज्य में है। एक बार फिर रिवीजन करिए मित्र, मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर और भावनगर ये आपके गुजरात राज्य में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र राज्य में है। कारवार कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद केरल वाले देखिए, इंपोर्टेंट है मित्र, पूछे जाते हैं। काखरगोड केरल में है। कनानूर केरल में है। कोझिकोड कालीकट केरल में है। किवलोन केरल में है। एलेप्पी आपका केरल में है। ये बंदरगाह जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाह, उनका मैंने आपको अध्ययन करा दिया। उसके बाद देखिए हम आते हैं पूर्वी तरफ, मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ, क्योंकि इधर अरब सागर है पश्चिमी तरफ और पूर्वी साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी की तरफ आते हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले खेटी बंदरगाह, छोटा बंदरगाह है, ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। नागापट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। कराईकल बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। यद्यपि कराईकल ये पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यद्यपि किसमें आता है? पांडिचेरी में आता है। लेकिन कराईकल बंदरगाह पांडिचेरी में ही है, अर्थात तमिलनाडु में ही है। नागापट्टनम और खेड्डी ये तीन बंदरगाह, छोटे बंदरगाहों में आपके तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है मित्र? तमिलनाडु में है। आप नोट करते जाएं। एक बार फिर देखिए, बंगाल की खाड़ी तरफ छोटे बंदरगाह में खेड्डी बंदरगाह, नागापट्टनम बंदरगाह, कराईकल बंदरगाह ये तीनों तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद मछलीपट्टनम बंदरगाह ब्रिटिश काल में इस बंदरगाह का बहुत बड़ा महत्व था। जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। मछलीपट्टनम बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह ये आपके आंध्र प्रदेश में है। किसमें है? ये छोटे बंदरगाह है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आप देखेंगे गोपालपुर बंदरगाह। कौन सा? गोपालपुर बंदरगाह है ये आपका उड़ीसा में है। किसमें है? उड़ीसा में है। गोपालपुर मित्र बंदरगाह हमेशा चर्चा में रहता है। क्यों चर्चा में रहता है वो आपको बताता हूं। आपने देखा होगा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात, साइक्लोन अक्सर उड़ीसा के आपके तट पे आके टकराते हैं, और जब तट पे टकराते हैं तो सबसे पहले उनकी जो चक्रवातों की मुलाकात होती है, मिलन होता है, वो गोपालपुर बंदरगाह से ही होता है। किससे होता है? गोपालपुर बंदरगाह से इसका सबसे पहले मिलन होता है। तो अक्सर ये अखबारों में, न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है। किसमें रहता है? चर्चा में रहता है गोपालपुर बंदरगाह। गोपालपुर बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। मित्र बहुत पूछा जाता है, आप इसे याद कर लें। छोटे बंदरगाह के बारे में मैंने आपको अध्ययन करा दिया, एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो मैं जानता हूं आपने याद कर ले जाएंगे। अब मैं मित्र आपको बताऊंगा जो बड़े बंदरगाह हैं उनके बारे में कराऊंगा। तो सबसे पहले जो 13 बंदरगाह हैं उनमें जो पश्चिमी साइड की बंदरगाह है, जो पश्चिमी साइड में 6 बंदरगाह हैं। कांडला 1, मुंबई 2, नेवा शेवा 3, मरमा गोवा 4, न्यू मंगलोर 5, कोच्चि 6, तूतीकोरिन 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह आपके पश्चिम की तरफ हैं और 6 आपके पूर्व की तरफ हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको अध्ययन कराऊंगा वो कांडला बंदरगाह कराऊंगा। किसका? कांडला बंदरगाह। हेडिंग बनाइए कांडला बंदरगाह। मित्र इसमें कुछ थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जैसे मुझे ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, किरण को मिटाना पड़ेगा। आपसे नोट कर ले अपने अनुसार। यहाँ पर किरण है, यहाँ पर किरण है, और सबको समझ में आ रहा है, इतने से काम चल जाएगा। सबसे पहले मित्र 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे पहले बताने वाला हूं कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। बंदरगाह आप भी मेरी तरीके से हेडिंग बना लें। 13 बड़े बंदरगाह। सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं वो कांडला बंदरगाह बता रहा हूं। कौन सा बता रहा हूं? कांडला बंदरगाह के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए मित्र, जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात राज्य में है। किसमें है? गुजरात राज्य में है। और गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में है। कहां पर है? कच्छी खाड़ी। मित्र ये ऊपर वाली है वो कैसे आती है? कच्छी खाड़ी है, और नीचे वाली खंबाती खाड़ी है। क का नंबर पहले आता है इसलिए कच्छी खाड़ी, और ख का नंबर बाद में आता है तो दूसरे नंबर पर ये आपकी खंबाती खाड़ी है। क्या है? खंबाती खाड़ी है। पहले नंबर पर कच्छी खाड़ी है और दूसरे नंबर पर खंबाती खाड़ी है। जो कांडला बंदरगाह है मित्र, वह बंदरगाह आपका गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में एक ज्वारी बंदरगाह है। कैसा है? ज्वारी बंदरगाह है। तो आप नोट करते जाएंगे, मेन फैक्ट है इसमें। ये कहां पर है? गुजरात राज्य में, राज्य में कच्छ की खाड़ी है। इसमें मित्र कच्छ की खाड़ी में। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए आप। दूसरा पॉइंट है मित्र, ये एक ज्वारी बंदरगाह है। एक ज्वारी बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है। इसके बाद इसकी विशेषता और यह है कि यह केवल आयात बंदरगाह है। यहां पर केवल दूसरे देशों से वस्तुएं जैसे पेट्रोलियम और जो भी सामान होते हैं वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। इसमें इस बंदरगाह पर केवल आयात किया जाता है, भारत से इस बंदरगाह से निर्यात नहीं किया जाता, इसलिए इसे आयात बंदरगाह भी कहते हैं। ये कैसा बंदरगाह है? एक आयात बंदरगाह है। आयात बंदरगाह है। मतलब इससे वस्तुओं का दूसरे देशों से केवल आयात किया जाता है, निर्यात नहीं किया जाता है। नोट कर लीजिए आप। इसका मित्र देखिए, इसी में भारत सरकार ने इस बंदरगाह को, कांडला बंदरगाह को, भारत सरकार ने कांडला बंदरगाह को मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने इसे मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित, मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित कर दिया है। घोषित कर दिया है। अब मैं जो फैक्ट थे वो आपने नोट कर लिए इस बंदरगाह के बारे में। भारत सरकार ने इसे मुफ्त व्यापार बंदरगाह घोषित कर दिया है। इसे आप नोट कर ले, इसमें इतना ही काफी है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप मुंबई बंदरगाह। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे मुंबई बंदरगाह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दूसरे नंबर पर लिखिए आप मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह लिखिए, यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, यह महाराष्ट्र राज्य में, अगला पॉइंट है, यह महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र राज्य में इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र, यह महाराष्ट्र राज्य में सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस पर? सालसेट द्वीप पर स्थित है। मित्र जो मुंबई है वो भी सालसेट द्वीप पर स्थित है। जो सालसेट द्वीप है वो इस तरीके से, एक बार जरा ध्यान दीजिए, इस तरीके से कट है, इस तरीके से। तो मान के चलिए ये एक खाड़ी सी है, यहां पर आपका मुंबई बसा हुआ है और यहीं पर आपका बंदरगाह है। ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि यहां पर ये शांत रहता है। यदि अरब सागर में उठने वाली जो लहरें हैं वो आएंगी स्पीड के साथ, काफी वेग के साथ, तो वह मुंबई को डुबो नहीं पाएंगी, क्योंकि उसका गति यहां तक आने में कम हो जाएगा, टकरा करके, तट से टकरा करके कम हो जाएगा। तो जो मुंबई बंदरगाह है वो सालसेट द्वीप पर है। किस पर मित्र? सालसेट द्वीप पर है, और मुंबई भी आपकी सालसेट द्वीप पर ही है। इसका लिखिए मित्र, भारत का सबसे अधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। भारत का सबसे अधिक व्यापार, देख सकते हैं, भारत का सबसे अधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। आप लोग नोट कर सकते हैं, भारत का सबसे अधिक व्यापार है वो इसी बंदरगाह से होता है। आगे देखिए, इसी में ही यहां से पेट्रोलियम, सूती वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, मैग्नीज, आदि का व्यापार होता है, आदि का आयात निर्यात होता है। आदि का आयात निर्यात होता है। नोट कर लीजिए मित्र। नोट कर लीजिए इसको। इस बंदरगाह के विषय में इतना ही काफी है। उसके बाद अगला डालिए नेवा शेवा बंदरगाह। नेवा शेवा बंदरगाह अगला है, नेवा शेवा बंदरगाह। तीसरा है आपका नेवा शेवा बंदरगाह। देखिए मित्र, यह भी महाराष्ट्र राज्य में है,
ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए नेहवा सेवा बंदरगाह का विकास किया गया है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। इसके साथ साथ यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और यह आधुनिक शैली पर निर्मित बंदरगाह है। अच्छी तकनीक इसमें प्रयोग की गई है इस बंदरगाह का। और मुख्य रूप से इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित होने के साथ साथ इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। तो उसके फैक्ट है, आप नोट कर लें। महाराष्ट्र राज्य में स्थित भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। फैक्ट है, मित्र इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का जो भार है उसे कम करने के लिए किया गया है। यह बंदरगाह आधुनिक तकनीकी लिख सकते हैं, तकनीकी से निर्मित है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, यह बंदरगाह आधुनिक तकनीकी से निर्मित है। नेवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। आप लिख सकते हैं, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। नोट कर लीजिए मित्र, इसको बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछा जाता है। मैं जानता हूं कि यदि आप इस तरीके सब पॉइंटों को नोट कर लेंगे, चाहे फैक्ट या कंसेप्ट के रूप में एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, तो बंदरगाह से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं होगा, मुझे विश्वास है। नोट कर लीजिए। अगला बंदरगाह देखिए, चौथा बंदरगाह है मर्मागोआ। कौन सा है? मर्मागोआ बंदरगाह। मर्मागोआ बंदरगाह मित्र यह यह गोवा राज्य में है। किसमें है? यह गोवा राज्य में है। यह गोवा राज्य में ज्वारी नदी के ज्वार नद मुख, अंग्रेजी में इंग्लिश में से एक्चुअली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वार नद को एक्चुअली। मित्र, नदियों वाले चैप्टर में मैंने बताया है कि जो पश्चिम साइड की नदियां हैं, क्योंकि पश्चिमी ढाल काफी ऊंचा और खड़ा है, यहां से जो नदियां निकलती हैं बहुत तेजी के साथ निकलती हैं और वह ज्वारनद मुख एक्चुअली का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक्चुअली का निर्माण कर देती है, काफी अंदर गड्ढा का निर्माण कर देती है। इसलिए यहाँ पर इस साइड बंदरगाह है का निर्माण हुआ, प्राकृतिक बंदरगाह का निर्माण हुआ।
जबकि पूर्वी साइड का जो पूर्वी घाट है वो काफी छटापटा है। यहाँ की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का मतलब ये होता है कि वो अपने साथ लाई हुए अवसाद को अपने मुहाने पर फैला देती है। तो यह जो मरमा गोवा बंदरगाह है गोवा राज्य में है, और गोवा राज्य की प्रसिद्ध नदी है ज्वारी नदी के ज्वारनद मुख पर स्थित है। मुख पर स्थित है। यहां से ज्वारी नदी और मांडवी नदी, मित्र नदियां आपको बता चुका हूं मैं। कोशिश करिए एक बार आप नदियों वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ज्वारी नदी और मांडवी नदी के परिवहन द्वारा लोह अयस्क ईरान को निर्यात किया जाता है। कहां पर मित्र? ईरान को निर्यात किया जाता है। फैक्ट अच्छा है, आप लोग से याद रख लीजिए। यहां से किस चीज का निर्यात किया जाता है? लोहा अयस्क का। कहां पर किया जाता है? ईरान को किया जाता है। नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आज का। अगला बंदरगाह मित्र न्यू मैंगलोर बंदरगाह। अगला कौन सा है आपका? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। पश्चिमी घाट पर जो बंदरगाह हैं केवल नेवा सेवा बंदरगाह को छोड़ करके सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कैसे हैं? प्राकृतिक बंदरगाह। जो 6 बंदरगाह में से 5 बंदरगाह हैं वो आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं। देखिए नीमंगलोर बंदरगाह, यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में, किसमें? सबसे पहले कर्नाटक राज्य में है। इस राज्य में मित्र कर्नाटक राज्य में है। और यह बंदरगाह भी मरमा गोवा बंदरगाह की तरह से ही लोह अयस्क निर्यात बंदरगाह है। कौन सा? कर्नाटक राज्य में लोह अयस्क निर्यात बंदरगाह। मित्र आपने देखा होगा कर्नाटक राज्य में एक लोहे की खान है जिसे केंद्रमुख लोह अयस्क खान कहते हैं। क्या कहते हैं? कुद्रमुख बोलते हैं। लोह कुद्रमुख खान। केंद्रमुख खान से कर्नाटक राज्य से लोहा निकाल करके इस बंदरगाह द्वारा जापान को निर्यात किया जाता है। कहां किया जाता है? जापान को। कर्नाटक राज्य में लोह अयस्क निर्यात बंदरगाह है जो जापान को निर्यात करता है। इसको निर्यात करता है मित्र? जापान को निर्यात करता है। नोट कर लीजिए आप। इसके अतिरिक्त इस बंदरगाह से कॉफी
ये तो पता है कर्नाटक राज्य कॉफी के उत्पादन में पहले स्थान पर है, के साथ काजू, ग्रेनाइट, चंदन की लकड़ी, तेल, चंदन का ही तेल, और मछली आदि का निर्यात किया जाता है। आदि का निर्यात किया जाता है। मित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बता देता हूं आपको, इस बंदरगाह से कॉफी, काजू, ग्रेनाइट, चंदन की लकड़ी, चंदन का तेल, मछली आदि का निर्यात किया जाता है। इसे आप नोट कर लें, नोट कर लें आप। इस बीच में मित्र आपसे लास्ट पॉइंट एक बात और आपसे कहूंगा, दोस्त आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। लास्ट बंदरगाह लिख लिए मित्र, इसकी मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो पूर्वी साइड के बंदरगाह हैं, बंगाली खाड़ी की तरफ बंदरगाह, उनके बारे में बताऊंगा, और वो वीडियो आपका शानदार होगा। अगला बंदरगाह है मित्र आपका कोच्चिन बंदरगाह। बंदरगाह कोच्चिन बंदरगाह, यह बंदरगाह आपका केरल राज्य में स्थित है। इस बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तो आप नोट करके ले सकते हैं। केरल राज्य में मालाबार तट, क्योंकि केरल राज्य का जो तट है, मैं बता चुका हूं वीडियो में, भारत की समुद्र तटीय सीमा की जो समुद्र तटीय मैदान है उनके बारे में बता चुका हूं। केरल राज्य में मालाबार तट, कौन सा तट है मित्र? मालाबार तट। मालाबार तट पर बेम्बनाड झील भी है मित्र। बेम्बनाड द्वीप पर स्थित है। इस पर बेम्बनाड द्वीप पर स्थित है। फिर देखिए, समझिए, केरल राज्य मालाबार तट पर बेम्बनाड द्वीप पर स्थित है। इसके बाद दूसरा फैक्ट इसमें क्या है? इसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। इसकी अरब सागर की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी भी से कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नोट लिख सकते हैं, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। मित्र, ये मैंने आज आपको फर्स्ट पार्ट बताया था। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने जो बंगाल की खाड़ी की तरफ, सॉरी, अरब सागर की तरफ स्थित जो बंदरगाह थे, 6 बंदरगाह, उनके बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट जो बंगाली खाड़ी की तरफ बंदरगाह है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं जानता हूं वीडियो मेरा आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा, दोस्तों के साथ शेयर किया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है मित्र। नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में आपको मिलता हूं एक अच्छे फैक्ट के साथ। थैंक यू।